हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीफॉर्म थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम सेकंड यूनिट के बारे में बात करेंगे स्टेनिंग एंड स्टेलाइजेशन की। स्टेनिंग हम पढ़ चुके हैं, स्टेलाइजेशन में भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसपे हमने फिजिकल मेथड के बारे में डिस्कस किया था और स्टेलाइजेशन के बारे में बात करी थी। इसके बाद 3 मेथड रह जाते हैं जो कि हम स्टेलाइजेशन करते हैं, तो उन 3 मेथड को हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और हम सिंपल भाषा में, हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो का फर्स्ट मेथड केमिकल मेथड के बारे में बात करेंगे और स्टेलाइजेशन का सेकंड मेथड केमिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम केमिकल का यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करने के लिए। इसमें हम 2 टाइप्स के मेथड, किस बेस पे, कोई अगर हम लिक्विड केमिकल यूज कर रहे हैं तो उसको हम लिक्विड मेथड कहेंगे, अगर हम गैसियस केमिकल का यूज कर रहे हैं तो गैसियस मेथड कहेंगे। हम 2 टाइप से हम करते हैं इसको परफॉर्म। तो इसमें हम केमिकल का ही यूज करते हैं, लाइक लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी सरफेस या इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी सोल्यूशन में अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम किल करते हैं। ये प्रोसेस रहती है स्टेरिलाइजेशन की। इसमें हम लिक्विड में हम अल्कोहल, एल्डिहाइड और फिनॉल का यूज करेंगे और गैसेस में हम फॉर्मेल्डिहाइड और एथिलीन ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, इसका प्रोसीजर सेम रहता है कि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसको क्या करेंगे, केमिकल के थ्रू क्या करना है, उसे किल करना है। यानी कि हमारा एक ही मेन मकसद है इसमें कि हम जो भी सॉल्यूशन है उसको क्या करना है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाना होता है। तो हम इसमें केमिकल्स का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम उस सॉल्यूशन को फ्री फ्रॉम या स्टेराइल बना देते हैं। इसमें हम फर्स्ट लिक्विड की बात कर लें तो लिक्विड में हम अल्कोहल यूज करते हैं। अल्कोहल एक क्या है, एक ऐसा केमिकल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। अल्कोहल एक्ट कैसे करता है उसके बारे में हम जान लें तो जो अल्कोहल होता है वो किसी भी माइक्रोब्स की मेम्ब्रेन से डिजॉल्व होता है जब, तो क्या होता है, जो उसकी प्रोटीन है उसको डीनेचर कर देगा। इसके बाद जो माइक्रोब्स है वो अपने फंक्शन को अच्छे से नहीं कर पाता है, लाइक प्रोटीन नहीं बनेगी अगर डीनेचर हो जाएगा उसमें, तो जो बैक्टीरिया होगा या माइक्रोब्स है वो किल हो जाता है। देन हमें जो भी सोल्यूशन है जिसमें जो प्रेजेंट है वो हमें स्टेराइल सोल्यूशन मिलता है या फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स मिलता है। इसके बाद आता है एल्डिहाइड, जो यानी कि ये भी हम यूज करते हैं केमिकल स्टेरिलाइजेशन में, लिक्विड मेथड में, जिसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो भी हम एल्डिहाइड ले रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से रिएक्ट करेगा। देन इसके बाद वो न्यूक्लिक एसिड में चेंज लाएगा और प्रोटीन को डीनेचर कर देगा, जिसकी वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा एंड लास्ट में डाई हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहती है एल्डिहाइड की एक्ट करने की। ये भी क्या है, एक केमिकल होता है जो कि हम केमिकल स्टेरिलाइजेशन में यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड आता है फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, ये क्या करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उससे एक्ट करता है और उसकी प्रोटीन से एक्ट करता है और उसको डीनेचर कर देता है और क्या हो जाएगा, फिर बैक्टीरिया किल हो जाता है और जो हमें सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेराइल मिल जाता है। इसके बाद हम गैसियस मेथड में एथिलीन ऑक्साइड गैस का यूज करेंगे, जिसमें हम इसका फार्मूला देखें तो CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एंड सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये फार्मूला रहता है एथिलीन ऑक्साइड गैस का, जो कि बैक्टीरियल अमीनो एसिड एंड प्रोटीन से एक्ट करके उनको क्या करता है, उसमें चेंज कर देता है, एल्कलाइजेशन कर देता है और जो भी बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। इसमें आता है सेकंड गैसेस, जो कि एक केमिकल है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। उसका हम यूज करेंगे, वो बैक्टीरियासाइडल होता है, बैक्टीरिया को मारता है या बैक्टीरिया को किल करता है। इसके एडवांटेज देखें तो ये चीप होता है, यानी कि सस्ता पड़ता है हमें और हम इजीली कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल है, इस वजह से हम इसे कर सकते हैं। सेफ रहता है एंड ईजी यूज।
हाई पेनेट्रेटिंग पावर, यानी कि जो सोल्यूशन हम लेते हैं केमिकल जो कि हम स्टरलाइज करने के लिए लेंगे, वो क्या होते हैं, पेनेट्रेटिंग पावर रहती है उनकी हाई, जिसकी वजह से जो भी सोल्यूशन है या भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनको क्या करेगा, किल कर देता है, क्योंकि इसकी जो पावर है पेनेट्रेटिंग पावर, उसको भेदने की क्षमता है, पेनेट्रेट करने की क्षमता है, वो क्या है, हाई होती है। और क्यूक प्रोसीजर, यानी कि बहुत जल्दी ये माइक्रोब्स को किल कर देता है। थर्ड एडवांटेज यानी कि फोर्थ एडवांटेज है बैडली स्पेक्ट्रम, यानी कि ये बहुत बैडली रेंज में, यानी कि बहुत सारे जैसे हॉस्पिटल रूम्स को हम स्टरलाइज कर सकते हैं इसकी हेल्प से, और ऑपरेशन थिएटर जो कि बैडली रेंज में आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रेंज रहती है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज हैं कुछ, जो कि हम इससे क्या हो सकता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट जनरेट होते हैं, केमिकल का यूज करेंगे हम तो जनरली क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट दिखाता है कोई भी केमिकल हम यूज करेंगे तो, जैसे हाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड डायरिया, और जो भी पॉसिबल हैं जो कि केमिकल से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो सारे साइड इफ़ेक्ट केमिकल हमें डिसएडवांटेज के रूप में हमें दिखते हैं, और ये इसी वजह से ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होता है। एथिलीन ऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेरिलेंट है, उसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये क्या करता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कर देगा, जेनेटिक डैमेज कर देगा, नर्व डैमेज या कुछ कैंसर्स कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारे लिए ये हार्मफुल होता है। इसके यूजेज की बात करें तो केमिकल स्टेरिलेंट यूज किए जाते हैं स्टेरिलाइज करने के लिए। कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, मेडिकल सप्लाई, तो उनको स्टेराइल बनाने के लिए हम केमिकल स्टेरिलेंट का यूज करते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसमें जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं लाइक ग्लव्स हो गए, गॉन्स हो गए, जो क्लॉथ होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको ही स्टेराइज करते हैं हम, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव हैं। जब उन्हें हीट मिलती है तो अपनी जो फॉर्म है उनकी लाइक वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उनको ही हम स्टेरिलाइज करते हैं। तो ये थे केमिकल मेथड के बारे में, और हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल मेथड, यानी कि मैकेनिकल, इसमें एक प्रोसेस रहती है फिल्ट्रेशन, जिसके थ्रू हम इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस रहती है जिसमें हम कोई भी क्या करते हैं, फ़िल्टर मीडिया लेते हैं जो कि फ़िल्टर करता है किसी भी सॉल्यूशन को, जो कि कैसा है, सेप्टिक है, जिसको हमें असेप्टिक बनाना है, तो उसको हम फ़िल्टर मीडिया होता है उसके थ्रू हम पास कराते हैं। इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल नहीं करते, बल्कि हम उसको सेपरेट आउट करते हैं सॉल्यूशन से। तो इसमें यही रहती है फिल्ट्रेशन मेथड, प्रोसेस रहती है, फ़िल्टर करना होता है। इसमें जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, एक तो वो प्योरीफाई मिल जाएगा, यानी कि उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगी, एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है वो भी सेपरेट आउट हो जाता है। यही लिखा है इसमें, यानी कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा उसका, उसके साथ साथ क्लेरिफिकेशन भी हो जाता है, लाइक लिक्विड एंड गैसेस का क्या हो जाता है, हम इसकी हेल्प से करते हैं। इसमें हम जो प्रोसेस रहती है उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें तो इसमें जो मैकेनिज्म है वो क्या रहता है, सीविंग पे रहता है, यानी कि उसको हम सीव की हेल्प से या फिल्टर मीडिया हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं। तो वो मैकेनिज्म कैसे है, लाइक ये क्या है, एक सीव है जो कि सीव पोर होते हैं, लाइक ये सीव पोर 0.2 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। 2 माइक्रोमीटर ये क्यों होता है, 0.2 माइक्रोमीटर डायमीटर जो कि सीप पोर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसकी एवरेज साइज 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक होती है। इस वजह से जो भी बैक्टीरिया होगा इससे इसकी सरफेस पे ही रिटर्न रहेगा, इससे पास आउट नहीं होता है। तो लाइक इस तरह से होता है वो। ये क्या है, यहाँ पे ये सीप पोर हैं जिसकी हेल्प से क्या होगा, वो सॉल्यूशन फिल्टर होगा, एंड देन यहाँ पे हम एक जो कि हम सॉल्यूशन को स्टेरिलाइज कर रहे हैं वो हमें इसमें स्टेरिलाइज सॉल्यूशन मिल जाता है। जब यहाँ से हम
सेप्टिक सॉल्यूशन जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको जब हम यहाँ पे पोर कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ से जब पोर होगा तो जो 0.2 माइक्रोमीटर डायमीटर है और बैक्टीरिया की एवरेज साइज कितनी होती है 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर। तो जो बैक्टीरिया की साइज है यानी कि इतनी है तो क्या होगी, वो इस पे ही रहेंगे, इससे पास नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा वो हमें स्लैश सोल्यूशन मिल जाता है और जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो इसी फिल्टर मेम्ब्रेन पे ही रह जाती हैं, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन हमें क्लैरिफाई मिल जाता है या प्योरीफाई मिल जाता है। ये प्रोसेस रहती है फिल्ट्रेशन में, ये मैकेनिज्म होता है। इसमें यही दिखाया गया है कि जो भी हम सीविंग करते हैं या फिर हम एडजॉर्प्शन कर सकते हैं या फिर ट्रैपिंग कर सकते हैं किसी भी मटेरियल का जो कि सेप्टिक है, ठीक है। और इसमें हम जो भी डायमीटर रहता है सीप पोर का वो कितना होता है 0.2 माइक्रोमीटर होता है। और जो भी हम सेप्टिक सॉल्यूशन मेम्ब्रेन पे पोर करते हैं किसके लिए, उसको स्लैश करने के लिए, तो वो क्या है, जो भी मेम्ब्रेन फिल्टर है वो बैक्टीरिया प्रूफ होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर कोई भी इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर मेम्ब्रेन पे रह जाते हैं और जो हमें सोल्यूशन है वो क्या मिल जाएगा, असेप्टिक सोल्यूशन मिल जाता है या स्टेलाइज हो जाता है। और इसमें जो हिपा फिल्टर आता है जो गैसेस में हम यूज करते हैं गैसेस को फिल्टर करने के लिए या गैसेस को स्टेलाइज करने के लिए, हिपा फिल्टर इसका फुल फॉर्म हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ऐसी एयर जो कि हमें मिलती है या कह सकते हैं उस स्टेलाइज मिल जाती है। यह ऐसी गैस है जो कि हिपा फिल्टर से ही पास होती है, तो उस गैस को हम क्या कहेंगे या एयर को हम कहेंगे हिपा एयर, यानी कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। तो वो कौन सी एयर होगी, हिपा एयर होगी। और इसका जो सीप पोर होता है हिपा फिल्टर का वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है और इससे 97.97 तक हमें जो गैस होगी वो हमें प्यूरीफाई मिल जाएगी या कह सकते हैं स्टेराइड मिल जाएगी, ठीक है। इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है, सिंपल है, इजी यूज यानी कि आसान है यूज करने में। और इसका यूज हम हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन जो कि हीट मिलते ही अपनी फॉर्म को चेंज कर देते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को भी हम इससे थ्रू हम स्टेलाइज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें सॉल्यूशन को क्लियरिफाई करना पड़ता है तो वो हम क्लियरिफिकेशन भी मिल जाता है हमें। बाकी हमने जो फिजिकल पढ़ा था केमिकल भी पढ़ा था उसमें ये नहीं होता है कि क्लियरिफिकेशन मिल जाए, इसमें क्लियरिफिकेशन भी मिलता है और स्टेलाइजेशन भी हो जाता है उस सॉल्यूशन का। डिसएडवांटेज की बात करें तो जो भी मटेरियल हम लेते हैं वो क्या कहता होता है कि जो फिल्टर मेम्ब्रेन लेते हैं उस पर ऑब्जर्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी मटेरियल है उसका जो लॉस हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि उसका लॉस मिलता है हमें, यानी कि जो कमी देखने को मिलती है ऑब्जर्व हो जाता है फिल्टर जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उस पर, ठीक है। इट रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी टेस्ट बिकॉज नॉट 100%, तो ये 100% क्या है, रिलायबल नहीं है, यानी कि विश्वसनीय नहीं है, यानी कि हम इस पर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसके थ्रू स्टेलाइज हो गया होगा, कुछ शंका बनी रहती है हमारे अंदर कि वो सॉल्यूशन स्टेलाइज नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे पास आउट हो गए होंगे, तो ऐसी बनी रहती है। इस वजह से हम इस सॉल्यूशन को जो भी हमें मिलता है उसको स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए भी हम भेजना पड़ता है, इस वजह से इसका ये डिसएडवांटेज रहता है। इसमें ये रहता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया होगा, ये शंका बनी रहती है। एप्लीकेशंस की बात करें या यूजेज की बात करें इसके, तो ये क्या है, हम स्टेलाइज सॉल्यूशन जैसे ड्रॉप्स इंजेक्शंस या कुछ ड्रग्स ऐसे बनाने में हम इसका यूज करते हैं। लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूशन, बड़े पैमाने पे जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं किसी भी ड्रग्स को बनाने में या फिर कोई भी सिरप्स या फिर इंजेक्शन बनाने में करते हैं, तो उसको हम इसके थ्रू हम क्या कर लेंगे, स्टेलाइज कर लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस, सीरम, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस। अरे विंजो ऐप डाउनलोड करो, खेलो, करोड़ों इनाम ले लो। इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें। उसमें जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको रिमूव करने के लिए इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ मेथड जो कि रेडिएशन या कह सकते हैं जो माइक्रोवेव हैं उनके या उसकी हेल्प से हम किसी भी मटेरियल को, इंस्ट्रूमेंट को या सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, स्टेलाइज करेंगे। दिस इज मेथड यूज रेडिएशन फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ सैंपल।
क्या करते हैं इसमें, रेडिएशन लाइक माइक्रोवेव या एनर्जी उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हम रिलेटिवली हीट को कम यूज करते हैं, जिस वजह से हमने इसे कोल्ड डिस्टिलेशन कहा है। इसको हम दो टाइप्स में बांटते हैं वेवलेंथ एंड पेनेट्रिंग पावर की बेसिस पे, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में क्या होता है, एक्सरेज जो कि एक्सरेज, गामा रेज एंड अल्फा पार्टिकल्स हाई एनर्जी रखते हैं, जिस वजह से इसे हमने आयनाइजिंग में रखा है। और ये जो एक्शन रहता है इनका वो कैसे रहता है, जो भी एक्सरेज हैं या गामा रेज हैं या पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया क्या करेगा, उस बैक्टीरिया के डीएनए स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर देगा, जिस वजह से उसमें म्यूटेशन होगा। और बैक्टीरिया जब म्यूटेशन हो जाएगा तो वो फंक्शन भी अच्छे से नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो डाई हो जाता है, किल हो जाता है। और हम किसी भी इसका यूज हम किसी भी जो सील्ड पैक्ड है कोई भी प्रोडक्ट, उसको स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं। लाइक अगर वो सोल्यूशन किसी भी पैकेट में है या फिर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसे हम उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है तो उसको स्टरलाइज करना है, उसको किल करना है, तो इसका हम यूज करते हैं। तो हम माइक्रोवेव्स का यूज करेंगे। नॉन आयनाइजिंग में रेडिएशन में क्या होता है, लो एनर्जी रेज, ऐसी एनर्जी वाली रेज या माइक्रोवेव जो कि लो पेनेट्रिंग पावर रखती हैं, यूवी रेज, इंफ्रारेड आईआर या माइक्रोवेव, इसका हम यूज करते हैं नॉन आयनाइजिंग में। व्हेन यूवी रेज एंटर इन बैक्टीरिया, इसका एक्शन क्या है, तो जब वो बैक्टीरिया में जब यूवी रेज एंटर होती हैं या उसमें उससे होके पास होंगी, यानी कि होके जाती हैं, तो क्या होगा, उसके जो डीएनए हैं, डीएनए में प्यूरिन या पिरिमिडिन बेस में क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। एंड देन उसके जो बैक्टीरिया फंक्शन होंगे वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, जिस वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। ये रहता है इसकी प्रोसेस, मैकेनिज्म एक्शन रहता है, यानी कि किस प्रकार से ये एक्ट करता है। और इसके एडवांटेज लाइक इसमें जो पैकेजिंग सील्ड होते हैं प्रोडक्ट, उनको स्टरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो पेनेट्रिंग पावर होती है वो हाई होती है, किसकी, आयनाइजिंग की हेल्प से हम कर पाते हैं पैक्ड सील्ड प्रोडक्ट को स्टरलाइज। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट में क्या पड़ता है, ये हाई महंगा पड़ता है। और इसके लिए गामा रेज के लिए स्पेशली जो रेडिएशन होता है, गामा रेज रेडिएशन के थ्रू स्टरलाइजेशन करते हैं, तो इसमें स्पेशल फैसिलिटीज़ का हम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम गामा रेज से क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, तो जो भी डिस्पोजल होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, जो भी डिस्पोजल मिलता है उसको हैंडल करने में हमें एक स्पेशलिटीज होनी चाहिए। और जो रेज होती हैं वो सभी मटेरियल से कंपेटेबल नहीं होती हैं, जिस वजह से जो भी पैकेजिंग है मटेरियल की वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसमें एप्लीकेशंस की बात करें कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो जो भी मेडिकल डिस्पोजल वेस्ट होता है या प्रोडक्ट हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, जैसे लाइक स्विचर्स, सर्जिकल ग्लव्स, गॉन्स, फेस मास्क, सिरिंज, इन सभी को हम रेडिएशन की हेल्प से क्या कर पाते हैं, स्टेरिलाइज कर पाते हैं। और इसमें यही रहता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करना होता है इसकी हेल्प से। और जो भी सॉल्यूशन है या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी सरफेस पे प्रेजेंट है, इंस्ट्रूमेंट के या फिर सॉल्यूशन में या फिर रूम्स सरफेस पे, तो उसको हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से किल कर पाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो, अगले नए टॉपिक, एवोल्यूशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड्स। इसको टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करने